Hello students. So last time we were discussing the AC circuits. This chapter alternating current circuits were discussed and we have started one important part of the chapter, that is series RLC circuit. So students, last time हमने ये सीरीज RLC सर्किट को स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने जो AC सर्किट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे R सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब को लेके हमने बात की थी और इन सब का यूज़ करके हमने कॉम्बिनेशन सीरीज RLC सर्किट को डिस्कस किया था। सो इस सीरीज RLC सर्किट में हमने क्या निकाला था, हमने इस सीरीज RLC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला था और उस टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। मतलब सीरीज RLC सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि फेज एंगल क्या होता है। मतलब AC सर्किट की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो AC ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स होते हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई उनमें करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होता है। मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेंगे, उनमें एक फेज डिफरेंस हो सकता है। तो वो फेज डिफरेंस हमने निकाला था tan phi = XL - XC/R और हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं Z = XL - XC² + R² √ हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई AC सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर 3 होते हैं। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने अलग अलग डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि भाई रेजिस्टर में अगर हम वोल्टेज E = E0 sin ωt लगाएंगे तो करंट I = I0 sin ωt होगा। इसका रेजिस्टेंस E0/I0 होगा। उसके बाद जो इंडक्टर सर्किट था, इंडक्टर सर्किट में हमने करंट वोल्टेज की इक्वेशन को डिस्कस किया था और इंडक्टर सर्किट में मैं आपको यहाँ लिख ही देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, अगर मैं R की बात करता हूँ तो R में मैंने अगर E = E0 sin ωt लगाया है तो I = क्या आएगा, I0 sin ωt आएगा। ओके, और इंडक्टर सर्किट में इफ E = E0 sin ωt सो I = I0 sin ωt - π/2 आएगा। और कैपेसिटर में अगर E = E0 sin ωt तो I = I0 sin ωt + π/2 हमारा आने वाला है। और ये हम कर चुके हैं, मतलब ये हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि DC करंट से बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो मैं आपको रिवीजन के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं और उनके अक्रॉस अलग अलग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, हमें ये ध्यान रखना है। ये एक अजीब सा मतलब रिलेशन होता है, ये एक अजीब सा प्राणी है। जो AC सर्किट है ये एक अजीब सा प्राणी है जो हमारे DC करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर रिवीजन में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले करा चुका हूँ कि रेजिस्टर के अंदर E = E0 sin ωt, I = I0 sin ωt और इंडक्टर के अंदर अगर E = E0 sin ωt है तो I = I0 sin ωt - π/2 हो जाएगा। कैपेसिटर के अंदर अगर E = E0 sin ωt है तो I = I0 sin ωt + π/2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आप इसको यहाँ पर समझें। मतलब रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, वो सेम फेज में होते हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ऑलराइट, और इंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 और इसका रिएक्टेंस भी होता है XL = ωL। और कैपेसिटर के अंदर अगर E = E0 sin ωt है तो I = I0 sin ωt + π/2 हो जाएगा। मतलब इन ए कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 और यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = होता है वो 1/ωc। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ
we are going to start the resonance of series RLC circuit. So before starting resonance of series RLC circuit, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इम्पीडेंस आती है, जो सीरीज RLC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं, वो Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाती है, इसका स्क्वायर रूट। और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस होगा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। तो ये सीरीज RLC का है। अब सीरीज RLC के बेसिस पर अगर मान लो हमें RL सर्किट दिया हुआ है, अगर हमें RL सर्किट दिया हुआ है तो RL में हम C को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो RL सर्किट के लिए हमारा Z कितना हो जाएगा? अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? XL बाई R। अगर हमारा केवल RC सर्किट है तो हम L को 0 कर देंगे, तो L को 0 करने से XL वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर हमारा LC सर्किट है तो हम R को 0 कर देंगे। तो मतलब बच्चों क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम केवल सीरीज RLC सर्किट को डिस्कस करके बाकी दो के कॉम्बिनेशंस को इजीली डिस्कस कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। आगे चलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ रेजोनेंस की। देखो रेजोनेंस क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होगा कि डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ रेजोनेंस में होते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। क्या मतलब होता है? रेजोनेंस का। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में हमारा कुछ ना कुछ मैक्सिमम होता है। जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि भाई जब वेव ऑसिलेशन का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं तो हम 3 तरह के ऑसिलेशन पढ़ते हैं। नेचुरल ऑसिलेशंस जिनको हम फ्री ऑसिलेशंस भी कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और उसके बाद रेजोनेंस। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो ऑसिलेट करती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। लेकिन अगर हम उस पर रिपीटेडली फोर्स लगाएं, इफ रिपीटेडली फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती हैं। कौन कौन सी? फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। बस यही कंडीशन रेजोनेंस होता है। सो रेजोनेंस का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स लार्ज, बिकम्स मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजोनेंस क्या होता है? तो एसी सर्किट में जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसका रेजोनेंस क्या होता है? देखो क्लियर सी बात है, इसमें बच्चों होती हैं 2 फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी तो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अप्लाइड, जो हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगा रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी तो उसकी होती है। दूसरी फ्रीक्वेंसी करंट और वोल्टेज के ऑसिलेशंस की होती है। 2 फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आई? हाँ सर आ गई समझ में। तो एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गई, किसकी? करंट और वोल्टेज के ऑसिलेशन की। एक फ्रीक्वेंसी जो हमने अप्लाइड सोर्स किया है उसकी। तो क्या होता है, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती हैं, यही रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको याद रखना है, पक्का क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि रेजोनेंस में दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होती हैं, और जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है रेजोनेंस तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और यहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Z इज मिनिमम इक्वल टू R, और फेज डिफरेंस 0 होता है। तो मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू ओमेगा C। अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो मेरा XL इंक्रीज होगा, XL इंक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा। मतलब एक चीज आगे जाएगी, एक पीछे आएगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC। सो जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, Z बिकम्स इक्वल टू R। XL इज इक्वल टू XC होगा तो Z R के इक्वल हो जाएगा, और ये Z की मिनिमम वैल्यू होती है। तो देखो हमने यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी का और इम्पीडेंस का। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वहां पर Z की वैल्यू मिनिमम होती है, और Z की मिनिमम वैल्यू को
जेड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आर के इक्वल होती है। मिनिमम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू आर, दिस हैपेंस एट रेजोनेंस। तो बच्चों जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, जब इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो गई, करंट मैक्सिमम हो गई। जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गई, और जब करंट मैक्सिमम हो गई तो पावर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो पावर फैक्टर भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो cos फाई जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं cos फाई इज इक्वल टू 1। तो रेजोनेंस में XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह हम ओमेगा आर लिखेंगे। सो ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। सो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, आप ये देखो, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर करंट के लिए ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्शन होती है, मतलब ये जो लाइन है करंट वाली दो जगह काटती है, एक ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के लिए, एक ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होता है कि अगर कोई करंट हमारी है तो वो दो फ्रीक्वेंसी पर करंट होता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर। लेकिन जो मैक्सिमम करंट है विच करस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ द ग्राफ, ऑब्वियसली पीक करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम करंट, सो वो केवल और केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती है। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हमारा हो जाता है और ये ओमेगा आर के बराबर होता है। तो मैं अब आपको ये रेजोनेंस का कंडीशन समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि भाई रेजोनेंस हमारा हो गया। रेजोनेंस कैसा हुआ, मतलब दो जो फ्रीक्वेंसीज की मैं बात कर रहा हूं दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो हाउ क्लोज दे आर, मतलब कितना अच्छा रेजोनेंस हुआ, उससे मेरा मतलब है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी कितनी एक दूसरे से मैच कर रही हैं, कितनी एक दूसरे के क्लोज हैं, कितनी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस। सो दिस इज गिवन बाय वन टर्म विच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। सो ये क्वालिटी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इज ए टर्म विच डिफाइंस द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस and it is defined as the voltage applied across L or C to the divided by voltage across R. So VL is equal to I naught XL, VC is equal to I naught XC, या तो VL की वैल्यू लिखो या VC की वैल्यू लिखो, और VR is equal to I naught R. So 1 upon R root L by C, ये भी हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होते हैं, आप ये देखिएगा, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम FM सुनते हैं, FM रेडियो या ट्रांजिस्टर हम सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो फ्रीक्वेंसी होती है जो ट्रांजिस्टर के अंदर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो सिग्नल आता है, जैसे 97.2 मेगाहर्ट्ज़ का कोई हम FM चैनल सुन रहे हैं, तो 97.2 मेगाहर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्टेशन। और अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होगा तो रेजोनेंस होगा और हमें क्लियर साउंड सुनाई देगा। सो क्लियर पिक्चर और क्लियर साउंड के लिए एक अच्छा रेजोनेंस होना बहुत जरूरी है। सो जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर भी होगा। सो मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, बेटर विल बी द रेजोनेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। एक और यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है कि हमारी जो ओमेगा 1 है, अगर मेरा डेल्टा ओमेगा इनका डिफरेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, तो ओमेगा 1 हो गई ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 हो गई ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा, दोनों का डिफरेंस 2 डेल्टा ओमेगा। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सर डिफरेंस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, बैंडविड्थ। दिस इज R बाई L। सो क्वालिटी फैक्टर को हम यहाँ से भी डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा R L अपॉन R। सो यहाँ से भी हमारा सेम फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी बताया, इस क्लास में मैंने आपको मेनली रेजोनेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट बताया। सो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ।
आप उसको ध्यान से सुन लें कि रेजोनेंस इज द कंडीशन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट व्हेन frequency of applied EMF becomes equal to the frequency of oscillation of the circuit. Okay, and in this condition XL becomes equal to XC and the frequency at which resonance occurs is called the resonant frequency. XL is equal to XC करने से omega RL is equal to omega RC, so omega R is equal to 1 upon under root LC आ जाता है। और रेजोनेंस पे जब XL is equal to XC होगा सो फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। और रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम। सो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एट रेजोनेंस XL is equal to XC, resistance is minimum which is equal to R, current is maximum, phase difference is 0, power factor is maximum which is equal to 1. And then how good the resonance is, this is given by the quality factor which is Q is equal to 1 upon R under root L by C. So इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, we will continue in the next class. Okay, thank you and thank you so much.